हेलो बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है बेटा वो है हमारा आपका स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि अपन बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है किसी भी पॉइंट पर किसी भी चार्ज की वजह से उसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं आपके पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। हम पिछले लेक्चर के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है ये हम आपका पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो बच्चे अभी हमारे पास बेटा इस प्लेटफॉर्म पे इस चैनल पर जो नए बच्चे आए हैं वो एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, वो बेसिक वीडियो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जैसे आपको सभी बच्चों को पता चली गया है कि भाई हमारा आज का टॉपिक बेटा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इससे पहले एक छोटा सा रिवीजन और फिर हम आज की क्लास के आग पर आपका आगे चलते हैं। तो देखिए बेटा पिछली क्लास के अंदर हम सीख चुके हैं, वो ये सीखे थे कि भाई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो बच्चों ने बोला कि सर एक चार्ज है, चार्ज के आसपास का जो रीजन है वो उसका फील्ड है। मैंने कहा ठीक है, इस रीजन के अंदर अगर आप बेटा किसी दूसरे चार्ज को लेके आते हो तो वो चार्ज क्या करेगा, आपका फोर्स एक्सपीरियंस किया। बच्चों ने बोला बिल्कुल सही बात सर, इसने इस पर कितनी फोर्स लगाई वो इस चार्ज की क्या कहलाई जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाई जाएगी। और इसने इस पर फोर्स लगाई तो लगाई कैसे, इसने आपके पास इस चार्ज ने अपने आसपास एक क्या जनरेट किया बेटा, एक फील्ड जनरेट किया। उस फील्ड के अंदर जो हमने चार्ज रखा था उसने फोर्स एक्सपीरियंस की, इसने इस पर फोर्स लगाई कैसे, इसने बेटा इसके ऊपर फोर्स लगाई एक जाल के थ्रू, जिस जाल को हमने क्या बोला आपके पास बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर आप बेटा टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आपको क्या मिलता था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है भाई, तो डायरेक्शन अपन बेटा निकाल चुके हैं और आज हमारा काम है स्ट्रेंथ निकालना। ठीक है, तो देखिए बेटा निकालते हैं अपन है, सब बच्चे जो है हेडिंग लगाएंगे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो भैया हमारी हेडिंग है बेटा आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बेटा, हमारा चार्ज की वजह से। अब चार्ज पॉइंट चार्ज भी होता है और चार्ज आपके पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में भी होता है। तो उसके लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो चार्ज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का है बेटा। ठीक, तो देखते हैं, तो लगाते हैं बेटा सब बच्चे अपनी अपनी नेक्स्ट हेडिंग लगाएगा अपन टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो भाई हमारे पास चार्ज तीन प्रकार से आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हमारा है बेटा आपका पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, पॉइंट चार्ज आपका। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है बेटा हमारे पास कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक, तो आपका स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास जो चार्ज दिया है वो किस प्रकार का चार्ज दिया है। ठीक, तो बेटा हमारे पास तीन टाइप के चार्ज होते हैं आपका। अब एक एक करके इनकी वजह से हम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। पहले हम निकालना सीखते हैं बेटा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है। आप सब बच्चों को पता है पॉइंट चार्ज का अपना क्या होता है, एक रीजन होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। पर खाली पॉइंट चार्ज का नहीं है, सभी चार्जेस के लिए ऐसा होता है। ठीक, तो ये इसका रीजन है। ठीक है, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाया जाएगा। इस रीजन के अंदर अगर मैं किसी दूसरे चार्ज को लेके आता हूँ, चाहे वो किसी भी नेचर का चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जितना वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कुलाम्स लॉ आपको बता देते हैं। इसने इस पर जो फोर्स लगाई या जिसने जो फोर्स एक्सपीरियंस की वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाई जाती है बेटा। तो मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना ले लिया बाबू, मैंने आर ले लिया। ये इस पर फोर्स लगा रहा है, लेट दैट फोर्स बी एफ। आप सब बच्चों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक, अब जो फोर्स है वो कितना होगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी, दैट इज आर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। इसकी वैल्यू बेटा अपन यहाँ रख देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, मैग्नीट्यूड है आपका किसी डिस्टेंस r दूरी पर। अब ये जो चार्ज है
अपने आसपास क्या देता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। तो मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया। अगर आपको किसी पॉइंट पर डायरेक्शन चाहिए हो तो आपको बताया था मैंने बेटा कि इसके अराउंड आप क्या बना देंगे, जाल बना देंगे, ठीक है, इमेजिनरी है आपके पास ये, आप उस पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। जैसे ही आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको उस पॉइंट पे डायरेक्शन बताएगा। जैसे कि आप सपोज करो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, लेट कर लेते हैं आपके पास x, तो आपका जो आंसर हो जाएगा इस E1 का दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज रहेगा Q अपॉन x का स्क्वायर। ठीक, अब हमारे पास जो बेटा दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है दैट इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है भाई, डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग थलग, मतलब एक चार्ज यहाँ है स्पेस में, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज कहीं और है, ठीक है। तो आइए बेटा अगला पॉइंट हम समझते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वाला, ठीक है। जिन बच्चों ने नोट नहीं किया बेटा, आप सभी बच्चों को पता है कि आप वीडियो पॉज करके अपना उसको कॉपी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप उसको कॉपी जरूर करें बेटा, ठीक है। तो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है दैट इज बिकॉज ऑफ द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो डिस्क्रीट मतलब अलग थलग, सपोज करो एक चार्ज कहीं यहाँ है, एक चार्ज कहीं यहाँ है, ऐसे ही स्पेस के अंदर एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज मैं आपका यहाँ ले लेता हूँ, आप कहीं भी ले सकते हो, यहाँ नहीं लेना चाहते हो यहाँ ले लो भाई, ठीक है। इसको हमने लेट कर लिया Q1 चार्ज, इसको Q2, इसको Q3 और इसको कितना मान लिया अपन बेटा, Qn चार्ज मान लिया। अब आप इस स्पेस के अंदर है ना, आप इस स्पेस के अंदर किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, लेट दैट पॉइंट बी दिस P। इस पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट, अलग थलग, और है किस चीज़ का, पॉइंट चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप सीख चुके हो, तो अब अगर मुझे इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो बेटा सारे चार्जेस आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। तो पहले मुझे इंडिविजुअल चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी भाई। अरे हाँ है ना बोलेगे बेटा, बिल्कुल सर। तो इसकी वजह से यहाँ तक की दूरी मैं मान लेता हूँ कि दैट इज़ योर R3, इससे यहाँ तक की दूरी मान लेता हूँ दैट इज़ योर R1, इससे यहाँ तक की दूरी मान लेता हूँ दैट इज़ योर R2, ठीक है बेटा, और इससे यहाँ तक की दूरी मान लेता हूँ दैट इज़ योर Rn। ये इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे, कहाँ होगी आपके पास, दूर की तरफ को। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ योर E3, इसकी वजह से बेटा जो दूर की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज़ योर E1, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज़ योर E2, और ऐसे इस nth पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज़ योर En। आप सब बच्चों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम जब से बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, और जब से हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज़ ही होती है। अब एक पॉइंट पर अगर एक से ज़्यादा वेक्टर क्वांटिटीज़ एक्ट कर रही हो तो हम इंडिविजुअल वेक्टर क्वांटिटीज़ का एडिशन कर देते हैं और वो हमें उसकी नेट वैल्यू बता देता है बेटा। तो अगर मुझे यहाँ पर ई नेट निकालना है, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट निकालनी है, तो वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन होगा बेटा। E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस En वेक्टर, ठीक। अब आप इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, जैसे कि मैं Enth वाले का लिख देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर En कितना हो जाएगा भाई, दैट इज योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है हमारे पास, Qn अपॉन, और यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी डायरेक्शन है बेटा, या सॉरी डायरेक्शन बोल रहा हूँ, जो दूरी है वो कितनी है, Rn का स्क्वायर। ये आपका nth इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, nth चार्ज जो Qn चार्ज है, इसकी वजह से इस P पॉइंट पर जो Enth इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड ये होगा। अब इसकी इस डायरेक्शन, अगर जो हम, ये तो हमने मैग्नीट्यूड निकाला, अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं बेटा वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, इसकी डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो इसका यूनिट वेक्टर दिखाएगा। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ Rn कैप लिखता हूँ तो ये क्या हो गया, इसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, मतलब यूनिट वेक्टर आपका डायरेक्शन को गिवन करता है। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली अभी हम XYZ नहीं माने हैं, तो मैं इसको Rn कैप से रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो इसको अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में दिखाना है तो मैं इसकी यहाँ पर डायरेक्शन लिख दूंगा, दैट इज Rn कैप। ऐसे ही आप हर एक चार्ज की वजह से उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को लिख दोगे बेटा, और उसको यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे करके आपको वेक्टर एडिशन के तहत ऐड कर देना है, ठीक है मेरे लाल। तो दिस इज हाउ बाय डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ठीक। इस चीज को भी एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो मैं यहाँ पे ये बात बोला हूँ इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं बेटा। ये नोट कर लिया होगा आपने, ये नोट कर लिया होगा बेटा आपने, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। एक क्वेश्चन लेते हैं आपका, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन क्या है अपने पास? हमारे पास क्वेश्चन है कि आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन की बना, इंडिविजुअल चार्ज जो है आपका इस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा होगा बेटा। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास यहाँ पर? ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये वाला चार्ज भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। तो आपका अगर ये इसको चार्ज देता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको ये वाली डिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे अगर बेटा ये वाला चार्ज देता है तो आपको इस वाली डिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बी की वजह से लिखना चाहूँ तो क्या लिखा जाएगा? 1/4πε0। चार्ज कितना है? क्यू अपॉन ये वाली दूरी। ठीक, तो हमारे लिए ये वाली डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो उस पॉइंट से चार्ज तक की दूरी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो भाई, ये रेगुलर हेक्सागन है। ऐसे ही कितने आपका, अगर आप मैं सारी डिस्टेंस को ऐसे मर्ज कर दूं, ठीक है, सभी जगह से मैंने कर दिया, एक ये रहे, तो ये 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो जो सेंटर का एंगल है वो 6 भागों में टूट जाएगा आपका, 6 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। टोटल कितना है? 360। 6 से डिवाइड करोगे तो एक इंडिविजुअल का कितना आ जाएगा बेटा? 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया हमारे पास? 60। ये वाला एंगल भी कितना हो गया बेटा हमारे पास? 60 डिग्री। अब ये एंगल 60, तो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये कैसा ट्रायंगल बन गया आपके पास? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये भी कैसा ट्रायंगल बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये लेंथ मेरे को L गिवन है, तो अगर ये L है तो ये भी L है और ये भी L है, तो आपको हर चार्ज से सेंटर तक की जो दूरी है वो मिल गई बेटा। सेंटर की दूरी, सेंटर वाले पॉइंट को अपन O मान लेते हैं, तो आपके पास क्या मिला? तो आपको मिल गया कि BO, AO, CO, FO, DO और EO इज इक्वल्स टू N। अब आप इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा अपन। तो देखिए, ये जो E वाला चार्ज है पॉजिटिव, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे। ये वाला जो B वाला चार्ज है इसकी वजह से भी अवे। इस पे भी चार्ज क्यों? इस पे भी चार्ज क्यों? इसकी दूरी सेंटर से, इसकी दूरी सेंटर से इक्वल। तो मतलब कि जो B की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो E की वजह से भी वही मैग्नेटिक फील्ड है। और आपका एक पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, मतलब एक पॉइंट पर दो वेक्टर क्वांटिटीज अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो वो क्या करेगी बेटा? एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी। उसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 0 आएगी। तो दैट इज E माइनस E इज इक्वल्स टू 0। तुमने कहा सही बात सर। तो मतलब कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करेगी O पॉइंट पर। सिमिलरली इस पे भी प्लस चार्ज, इस पे भी प्लस चार्ज, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या करेगी बेटा? उसको फिर से कैंसिल आउट करेगी। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ को, माइनस की वजह से की टूवर्ड्स दैट नेगेटिव चार्ज। तो अब इन दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है O पॉइंट पर, वो एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। किस किस की? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू F। तो आपका O पॉइंट पर अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आ गई बेटा हमारे पास? EF प्लस E। अरे हाँ ना बोलेगे बेटा, क्या इसमें कोई बुराई वाली बात है क्या? ये तो बहुत आसान हो गया है ना भाई। इन चार की इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रही थी तो कैंसिल आउट कर रहा था। अब इन दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में लग रही है तो ऐड कर रहा है आपका, यही तो वेक्टर क्वांटिटी बोलता है आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास जो EF है प्लस EC है वो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बताता है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि बेटा ये EF और EC है कितना, तो यहाँ लिख लेते हैं बेटा EC कितना हो जाएगा? 1/4πε0। चार्ज कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्यों? दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की? L का स्क्वायर। और यही मैग्नीट्यूड जो है इसके लिए भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू F भी कितना है? जितना EC है। तो अब यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के इक्वल है तो मैं EF प्लस EF लिख लेता हूँ बेटा। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का एडिशन आ जाएगा, दैट इज योर 2EF। ठीक है, अब EF की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/4πε0। इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो बच्चे मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट O कितना आ गया है? 2 × 1/4πε0 Q/L²। एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स दी माइनस Q चार्ज। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है आपके पास? दैट इज टूवर्ड्स दी माइनस Q चार्ज। तो आपने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो भी बेटा आपने सीख लिया। अब जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है इसके अंदर ना, अब जो इसमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है हमारे पास? इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, दैट इज कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, उसको समझते हैं बेटा। ठीक है,
चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, आपने होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा, है ना। तो देखो बेटा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि लगातार आपका किसी सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब सरफेस जो है ना आपके पास लीनियर सरफेस भी हो सकती है, और सरफेस आपके पास कोई एरियल सरफेस भी, मतलब इस आपका कोई जिसका एरिया पे चार्ज आप डिस्ट्रीब्यूट कर सको। किसी ऐसी भी सरफेस हो सकती है कि जहाँ पर आप उसके वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सको, ठीक। तो हम हेडिंग लगाते हैं बेटा आपके पास, थर्ड पॉइंट इज योर continuous डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब जैसे कि आप स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो ना भाई, तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये तो बहुत जरूरी है ना कि भैया चार्ज तो पता चले कैसा है, तभी तो अपन उस पॉइंट किसी उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं बेटा। तो हमारे पास उसी श्रेणी के अंदर, उसी आपका लाइन में आपके पास एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी होता है। अब कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के साथ 3 प्रकार के होते हैं, है ना। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कितने प्रकार के होते हैं बेटा, हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारे पास होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक हमारे पास होता है बेटा आपके पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है आपके पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो इसके बिहाफ पे आपकी ये डेंसिटीज पढ़ी जाएगी, इसको मैं लिख दूंगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले को लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है बेटा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, और आपके पास ये हो जाएगी हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये हो जाएगी हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को बेटा अपन लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी को अपन बेटा सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो चार्ज है वो किसी के लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि ये रॉड ले लिया मैंने, इस पे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। एक वायर ले लो, एक वायर के ऊपर आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो सारा का सारा चार्ज है, लेट द चार्ज बी क्यू, ये जो सारा का सारा चार्ज है बेटा, ये इसकी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है, दैट इज योर एल लेंथ पे। तो यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। आप लिख भी लेंगे बेटा, इसको क्या लिखेंगे अपन, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हमारे पास कौन सा है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा। तो हमारे पास जो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लिए हम एक सरफेस ले लेते हैं, जैसे कि ये ले लिया बेटा अपन, ठीक। तो यहाँ पर आपका कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। यहाँ पर आपने चार्ज को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो चार्ज है इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट है, लेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस बी ए एंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बी क्यू। तो यहाँ पर हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, चार्ज क्यू कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके एरिया पे, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास एक और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब कि वॉल्यूम पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके लिए आपको क्या है, जहाँ सरफेस पे जब आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो इसके लिए 2D बॉडी की आवश्यकता पड़ेगी, है। और इसके लिए आपको कैसी बॉडी की आवश्यकता पड़ेगी, 1 डायमेंशनल, जो कि जिसका सिर्फ लेंथ ही हो आपके पास, ब्रेड तो हाइट वगैरह ना हो। एरियल मतलब जिसकी लेंथ भी हो, ब्रेड भी हो, या फिर लेंथ हो, हाइट हो, ऐसी बॉडी की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और वॉल्यूम जो होती है ये आपके पास 3D बॉडी होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने सॉलिड स्फेयर ले लिया, ठीक है। तो सॉलिड स्फेयर आपका 3D बॉडी है। अब आपने इस पे जो चार्ज है इसके वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कुछ इस प्रकार, ठीक। तो हमने चार्ज इसके वॉल्यूम पे दिया, कितना चार्ज दिया बेटा अपन, क्यू चार्ज दिया। तो जो क्यू चार्ज है वो इसके पूरे वॉल्यूम पे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो नाउ योर रो कम्स टू बी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा अपन, हम लिख देंगे इसको चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है मेरे लाल। तो ये हमारे पास है। तो अब हमारे पास बेटा जो ऐसी बॉडीज़ है वो कौन कौन सी है, एक एक करके उसका एग्जांपल लिखते हैं और उसका स्ट्रेंथ निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या क्या हमारे पास स्ट्रेंथ आता है, ठीक है बेटा। इसको नोट कर लेंगे, रफ करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका, इसमें कौन कौन सा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इसमें हमारे पास क्या एग्जाम्पल है जिसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ लिखना है। तो एक एक करके लिखता हूँ बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज योर चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल लेते हैं अपने,
तो यूनिफॉर्मली चार्ज रोड, यूनिफॉर्मली चार्ज फाइनाइट रोड ले लेते हैं बेटा, ठीक है, फाइनाइट वायर ले लो या फाइनाइट रोड ले लो, आप कुछ भी ले लो, ठीक है। तो आपने एक रोड को जो कि फाइनाइट लेंथ की है, कोई भी लेंथ हमें उसका पता है, लेट द लेंथ ऑफ दिस बी L, इस पे आपने चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, इसका लेंथ ले लेते हैं L, आपने इस पे कितना चार्ज दिया हुआ है, Q चार्ज दिया हुआ है, और ये चार्ज जो है इसकी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ इज योर लैम्डा, ठीक। अब आपको इससे किसी दूरी r पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अभी मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका डेरिवेशन होता है बेटा, ठीक है, जो कि मैं आपको अगली क्लास के अंदर इनके प्रॉपर डेरिवेशन कराऊंगा। यहाँ पर इनका जो स्ट्रेंथ है, मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको लिख दे रहा हूँ मैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आगे की तरफ को होगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर नीचे की तरफ को लगेगी, ठीक। तो ये हमारे पास के फाइनाइट एंड्स है, इन फाइनाइट एंड के द्वारा इस पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है, लेट कर लेते हैं कि दिस एंगल इज θ1 एंड लेट दिस एंगल भी θ2, आप कुछ भी ले सकते हो, θ1 या φ1 λ1 कुछ भी। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इस डायरेक्शन में अवे की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है हमारे पास, दैट इज लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बेटा, और आपका साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2, ठीक। तो ये तो मेरे पास स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ एक्सियल लाइन के अलोंग इस यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी वाली बॉडी की वजह से। ऐसे ही एक नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितनी दूरी है बेटा r, कोस जो नीचे वाला एंगल है ना θ2 उसको पहले लिखिएगा, माइनस कॉस ऊपर वाले एंगल को बाद में लिखिएगा। ये हमारे पास इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई। क्वेश्चन आपका जायज़ है कि सर ये आई कहाँ से, उसका आंसर भी जायज़ है कि हम अगली क्लास के अंदर आपको इसका डेरिवेशन बताएंगे बेटा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर सपोज करो कि ये बेटा आपके पास इनफाइनाइट वायर होती, फाइनाइट नहीं होती, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, अब इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर ये इनफाइनाइट रोड होती, ठीक है, अब ये फाइनाइट नहीं होती, तो इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि ये अब आपके पास जो रोड है ये आगे की तरफ, इधर कहीं ऊपर की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ कूच कर रही है। अब आपसे बेटा इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया, इसी पॉइंट पर, तो आप देखिए अभी अगर ये इन्फिनिटी पे है तो वो जो इस पॉइंट पर एंगल बनाएगा ना θ1, वो 90 डिग्री बनेगा, और नीचे वाला एंड भी इन्फिनिटी पे है तो वो एंगल भी कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। एक्चुअली रीज़न क्या है कि 90 डिग्री एंगल बनाने का ना, आप अगर आपके पास कोई चीज़ बहुत दूर है तो आपको, जैसे कि आप सन बहुत दूर है तो आपको कैसा दिखता है, वो प्लेन दिखता है ना, तो हाँ है तो वैसे वो कैसा आपके पास स्फेरिकल शेप का है, पर दिखता कैसा है आपको, प्लेन दिखता है। तो उसके द्वारा जो हमारी आंखों पे एंगल बनाया जा रहा है वो कैसा बनाया जा रहा है, प्लेन सरफेस कैसा एंगल बनाती है, 90 डिग्री बनाएगी। तो ऐसे अगर ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो इसके आगे कोई भी पॉइंट रखा होगा तो उस पर कितना एंगल बनाएगा ये आपके पास, 90 डिग्री बनाएगा बेटा। तो यहाँ पर अब 90 डिग्री बनाएगा तो देखो, तो साइन 91 साइन 91, तो ये कितना हो गया 2। तो हमारे पास इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ गया, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू 2। आप 2 से 4 को कैंसिल कर दीजिए तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास आ जाएगा। cos 90, तो cos 90 कितना होता है बेटा 0, तो माइनस cos 90 कितना हो गया 0, तो 0 इंटू दिस, तो ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नीचे की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ गया बेटा हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी बेटा। आगे बढ़ते हैं, तो इसको रफ कर देता हूँ मैं। ऐसे ही हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड, एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है, इट इज़ योर एग्जाम्पल 1, ठीक है, इट इज़ योर एग्जाम्पल 1 जो हमने आपको समझाया। अब इसी में लीनियर चार्ज के अंदर एक और एग्जाम्पल आपके पास होता है बेटा, इसको रफ करके उसको समझाते हैं आपको। दैट इज योर सर्कुलर रिंग, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल इज योर सर्कुलर रिंग। तो आप ध्यान दिएगा बेटा सब बच्चे, सर्कुलर रिंग जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी का एग्जाम्पल है। अब उसकी वजह से स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है, ठीक है। उसकी वजह से क्या फाइंड करना है अपने को, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये लीजिए, ये आपके पास एक सर्कुलर रिंग है, इसकी वजह से आप सपोज करो इस पे चार्ज कितना दिए हो बेटा, आप इस पे वही Q चार्ज आप दिए हो, इसका अपना रेडियस है a और इससे x दूरी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है इसकी वजह से सिर्फ एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसके अलावा और कोई दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास नहीं होगी। और जो ये x एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड होगा
1/4πε0, जितना चार्ज दिए बेटा, कितना चार्ज दिए Q, और यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी है दैट इज योर x अपॉन आपका नीचे आ जाएगा x² प्लस रेडियस का स्क्वायर a² की पावर 3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास इस चार्ज Q चार्ज की वजह से रिंग के ऊपर जो Q चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक, और ये चार्ज जो है बेटा इसके लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो यहाँ से अगर आप चार्ज निकालना चाहो तो लैम्डा इंटू एल करके आप अपना चार्ज भी निकाल सकते हो। आगे बढ़ते बेटा, अब सपोज करो कि ये रिंग जो है आपका, ये सेमी सर्कुलर रिंग बना दी जाए, है ना। सपोज हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास सकता है कि भाई अगर हम इसको सेमी सर्कुलर कर दें, ठीक है, तो तब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। तो सेमी सर्कुलर रिंग अगर आप इसको बना देते हो बेटा, तो जैसे कि हम बना दिए, ये लो, इस पर कितना चार्ज है, सपोज कर लेते हैं अभी इसका चार्ज क्यों है, कुछ भी हो सकता है, सेमी सर्कुलर Q/2 भी लिख सकते हैं, पर हम जनरल एग्जांपल ले रहे क्यों। अब आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा λ/2πε0 इंटू r। ठीक है जी, तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, λ/2πε0 इंटू r। और अगर इसको क्वार्टर सर्कल कर दिया जाए, ठीक है, अगर यही चीज़ आपके पास कितना आ जाए बेटा, क्वार्टर, अब से नीचे दोनों साइड होगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे भी इतना ही होगा, λ/2πε0r। ठीक है बेटा, अब अगर ये क्वार्टर सर्कल कर दिया जाए, ठीक है ना, क्वार्टर सर्कुलर रिंग बना दिया जाए आपके पास, है ना, तो आपका क्वार्टर सर्कुलर रिंग बना दिया जाए, तो यहाँ पर कुछ ऐसा आपके पास इसको बना दिया जाए, तो अब इसकी जो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज की वजह से जो बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कितना होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा दैट इज λ/4πε0r, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा बेटा, λ/4πε0r। तो किसी रिंग की वजह से आपका इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा।